हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की इस इंपॉर्टेंट सीरीज में क्लास नंबर 4 में हम बात करेंगे उन पड़ोसी देशों की जो समुद्र में हैं। जी हाँ, यानी हमारे समुद्री पड़ोसियों की। इसके अलावा हम बात करेंगे गोवा और दमन द्वीप जैसे उन क्षेत्रों की जो हमने आज़ादी के बाद विदेशी शक्तियों से प्राप्त किए हैं। तो शुरू करते हैं भारत के समुद्री पड़ोसी। और उसके पहले आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, मामी मिल काली। क्या बोलेंगे? मामी मिल काली। लिख देते हैं मामी जैसे मामा मामी होती है, मिल काली। अब ये मामी मिल काली क्या है? इसके नीचे आपको लिखना है 8, 9 और 10। ये मामी मिल काली 8, 9, 10 ऐसा लिखेंगे। ये क्या है समझते हैं। देखिए, ये भारत है और भारत का ये जो समुद्र है ये अरब सागर है और इस तरफ वाला बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में जो सारे द्वीप बने हुए ये मैं बना रहा हूं, ये सारे द्वीप लक्षद्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप समूह हमारे भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। और इस तरफ ये द्वीप बना रहा हूं बंगाल की खाड़ी में, ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब जरा बोर्ड पे इसका चित्र देखते हैं। ये भारत है और ये मैंने बना दिया लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप के सारे द्वीप बना दिए। अब देखिए, लक्षद्वीप के साउथ में जाएंगे तो सबसे नीचे वाला द्वीप बड़ा सा है, इसका नाम है मिनिकॉय। ये बना दिया एक बड़ा सा द्वीप। ये लक्षद्वीप का ही पार्ट है बेटा, ध्यान रखना। इसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय। अब मिनिकॉय के बाद देखिए, यहां से एक लाइन निकल के जा रही है। ये जो लाइन है इसका नाम है 8 डिग्री की लाइन, यानी 8 डिग्री का लैटिट्यूड है। और इसके नीचे क्या है? इसके नीचे बेटा ये देश है। इस देश का नाम है मालदीव। ये एक दूसरा देश है जिसका नाम है मालदीव। ध्यान से देखिए, ये दूसरा देश है और ये क्या है? ये तो हमारा इंडिया है, क्योंकि लक्षद्वीप तो इंडिया का पार्ट है। तो ये मालदीव से मिनिकॉय के बीच में कौन सी लाइन है? 8 डिग्री। तो आपको पूछेगा 8 डिग्री की जो लाइन होती है, लैटिट्यूड होता है, वो किसको किसको सेपरेट करेगा? तो आप बोलेंगे मालदीव को मिनिकॉय से। बोलिए जरा एक बार, मालदीव को मिनिकॉय से। ये हो गई आपकी मामी। मामी का मतलब हुआ मालदीव को मिनिकॉय से। कौन अलग करेगा? 8 डिग्री का। आगे चलते हैं, इस मिनिकॉय के ऊपर चलते हैं। इस मिनिकॉय के ऊपर एक लाइन फिर से खींची मैंने, इस मिनिकॉय के ऊपर खींची और इसके ऊपर मुख्य लक्षद्वीप के सारे द्वीप हैं। मतलब जो लक्षद्वीप मेन है वो यहाँ है, मगर ये जो मिनिकॉय है ये भी लक्षद्वीप का ही पार्ट है जो कि थोड़ा नीचे साउथ में है। तो आपसे पूछेगा मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? ये ऊपर लक्षद्वीप, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से ऊपर अलग करने वाली रेखा होगी 9 डिग्री की लाइन। तो ये लिख दिया 9 डिग्री। 9 डिग्री किसको अलग करेगी? मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। तो लिख देते हैं ये हो गई मिल। मिल में मी से हो गया मिनिकॉय, ला से हो गया लक्षद्वीप। ये हो गया 8 डिग्री मालदीव को मिनिकॉय से और 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। 10 डिग्री उधर दिखेगी। इधर देखिए, ये रही 10 डिग्री की लाइन। यहां पर है अंडमान निकोबार। देखिए, ये सारे द्वीप बना रहा हूं, ये एक के नीचे एक जो द्वीप बना, ये सारे अंडमान है। अंडमान के बाद ये 10 डिग्री का लाइन निकलेगा और इसके नीचे निकोबार शुरू होगा। तो फिर से बना रहा हूं, देखिए ये निकोबार निकोबार बना दिया। ऐसा ही है, मैं नॉर्मली पूछूंगा कि अंडमान और निकोबार आप क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान ऊपर ऊपर है और निकोबार नीचे नीचे है। दोनों के बीच में 10 डिग्री का लाइन है। मतलब 10 डिग्री का लाइन अंडमान को निकोबार से अलग करता है या सेपरेट करता है। और ध्यान से देखें तो ये जो अंडमान है इसका सबसे नीचे वाला द्वीप मैंने ये बनाया तो इसका नाम है लिटिल अंडमान। LA लिख दिया मैंने, ये लिटिल अंडमान। मैं आपसे पूछूंगा बेटा अंडमान में सबसे नीचे क्या है? तो आप बोलेंगे सर लिटिल अंडमान है। और ये देखिए निकोबार। निकोबार में सबसे ऊपर क्या है, यानी नॉर्थ में क्या है? तो देखिए यहां पर इसका भी द्वीप बनाता हूं, इसका नाम है कार निकोबार। कार N लिख दिया, कार निकोबार। तो फिर से देखिए, अंडमान का सबसे निचला यानी सबसे दक्षिणी द्वीप लिटिल अंडमान और निकोबार के सबसे ऊपर कार निकोबार। इन दोनों के बीच में लाइन जाती है 10 डिग्री की लाइन। तो पूछेगा 10 डिग्री का लाइन किसको किसको अलग करता है? लाइन या चैनल बोलेगा। 10 डिग्री का चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, फिर से बोलिए, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ये रहा काली। का का मतलब हो गया, का से क्या लिखे? कार निकोबार और ली से क्या लिखेंगे? लिटिल अंडमान। तो ये हो गया आपका 8, 9, 10 मामी मिल काली। 8, 9, 10 मामी मिल काली। आपको याद रखना 8 डिग्री मालदीव से मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय से लक्षद्वीप, 10 डिग्री कार निकोबार से लिटिल अंडमान। ये हो गया मामी मिल काली। अब बात करते हैं भारत के समुद्री पड़ोसियों की। और हमारा सबसे नजदीक का समुद्री पड़ोसी है श्रीलंका। तो बात करते हैं श्रीलंका की। देखिए, ये भारत का चित्र है, ये भारत का दक्षिण भारत का चित्र है और आपके लिए ये बना दिया मैंने श्रीलंका। ये श्रीलंका है, नारियल के आकार का ये देश श्रीलंका है, ये भारत है। अब देखिए ध्यान से, इस तरफ जाएंगे तो एक समुद्र है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। उस तरफ जाऊंगा तो एक समुद्र है जिसका नाम है पाक की खाड़ी। ध्यान से देखना, यहां पर बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को। यह है मन्नार की खाड़ी और उस तरफ है पाक की खाड़ी। इन दोनों के बीच में क्या है? यहां पर आप बोलेंगे पाक जल संधि है।
पाक जल संधि। अब ये जल संधि क्या होता है बेटा? वो जो दो समुद्रों को मिलाती है, एक समुद्र है और दूसरा समुद्र है, दोनों समुद्र जहां पर मिलेंगे तो मिलने वाला जो पॉइंट होगा उसी को जल संधि, वाटर स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये है पाक जल संधि। मैं पूछूंगा किसको किसको मिला रही है, तो आप बोलेंगे सर पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। लिख देते हैं मन्नार की खाड़ी से। पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है? पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। या फिर ऐसा घुमा के पूछता है, इसी से श्रीलंका और भारत भी जुड़े हुए हैं, तो क्वेश्चन पूछता है भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? तो आप यहीं पर देंगे पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, और यही पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। अब आगे चलिए, यहां पर पाक जल संधि जहां बताया, यहां पर एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया यहां से यहां तक, ये एक पुल है, पुल यानी ब्रिज। इसका नाम है, इसका पुराना नाम है आदम का पुल। क्या नाम है इसका? आदम का पुल। इसी आदम के पुल पर यहां पर एक द्वीप है रामेश्वरम। आपने सुना होगा, रामेश्वरम हिंदू धर्म में एक तीर्थ स्थल भी माना जाता है। और यह है, यहां पर एक जगह है, इसका नाम है धनुषकोडी। देखना मैंने क्या बनाया, यह है रामेश्वरम, लिख देते हैं ये रामेश्वरम है, रामेश्वरम जो कि तीर्थ स्थल है, और ये धनुषकोडी है, धनुषकोडी। अब देखते चलिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा पुल है, जो ये पुल को आदम का पुल कहते हैं। अब यहां पर एक जोरदार परियोजना है जिसका नाम है सेतु समुद्रम परियोजना। क्या नाम है? सेतु समुद्रम परियोजना। लिख देते हैं सन 2005 में यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसी समय आई है सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना क्या है? ये परियोजना क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ये भारत का पश्चिमी तट है, और इस पश्चिमी तट पे जो मैं बना रहा हूं, ये कई सारे बंदरगाह हैं। बंदरगाह यानी पोर्ट, जैसे कांडला, मुंबई, ये हमारे पोर्ट है। इन्हीं बंदरगाह से हम लोग व्यापार करते हैं पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल ट्रेड में इन बंदरगाह का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। वैसे इधर भी बंदरगाह, पारादीप, विशाखापत्तनम, तूतीकोरिन, चेन्नई, तो ये बंदरगाह इधर से इधर जाएंगे। ध्यान देना, यदि आज आपका कोई जहाज इधर पश्चिम वाले पोर्ट से पूर्व में जाना चाहता है तो उसका रास्ता क्या होगा? देखिए, वो जाएगा और श्रीलंका के नीचे से चक्कर लगाएगा। मतलब यहां पर ये क्या है? ये पुल है, तो पुल के ऊपर से तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये चूना पत्थर से बने हुए हैं, तो यहां से नहीं निकल पाएगा। तो हमारा जहाज श्रीलंका का पूरा चक्कर लगाकर जाता है। मगर सेतु समुद्रम परियोजना क्या बोलती है? सेतु समुद्रम परियोजना में यह था कि ये जो पुल है इसको थोड़ा यहां पर तोड़ दिया जाए मतलब गड्ढा कर दिया जाए, गहरा कर दिया जाए, और यहां से एक नहर निकाल दें। नहर निकाल दें तो क्या होगा? देखिए, हमारा जो भी जहाज इधर से जाएगा उसको ये श्रीलंका के नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहीं से टर्न करेगा और यहीं से कहां पहुंच जाएगा? भारत के पूर्वी तट पर। मतलब पश्चिम से पूर्व में जाने के लिए या पूर्व से पश्चिम में आने के लिए हमको पूरा श्रीलंका का राउंड, ऐसा राउंड ना लगाते हुए हमारा छोटा रास्ता बन जाएगा। और इसका बहुत महत्व है, क्योंकि इस रास्ते से हमारा एक राउंड में 424 नॉटिकल मील की दूरी बचेगी। पश्चिम से पूर्व में जाने में 424 नॉटिकल मील के डिस्टेंस बचेगा, एक राउंड में 30 घंटे का समय बचेगा। मतलब ये कि ये परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा है, आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। मगर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आदम का पुल है, इसी को हिंदू धर्म ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में राम सेतु कहा गया है। क्या कहा गया है? राम सेतु। ये वही राम सेतु है, ये जो आदम का पुल है ये वही राम सेतु है जो राम जी ने श्रीलंका जाते समय बनाया था। जब सीता मैया को लेने लंका गए थे, रास्ते में समुद्र आया था, तो राम नाम के पत्थर छोड़े गए थे और वो पत्थर पानी में तैरने लगे थे। ये वही राम सेतु है। तो हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये राम सेतु है। इसीलिए इस योजना को बीजेपी और अन्य कई पॉलिटिकल पार्टी ने इसका विरोध किया कि ये हिंदू धर्म की भावना को चोट पहुंचाती है और राम सेतु को तोड़ने की बात करती है, इसीलिए ये योजना अटक गई। और इसके अलावा कई पर्यावरण शास्त्रियों ने ये कहा कि यहां पर यदि इस ब्रिज को तोड़ते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ब्रिज जैसा, इसको यदि तोड़ते हैं तो समुद्र का जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, पर्यावरण का जो सिस्टम होता है वो भी बिगड़ेगा। मतलब समुद्री पर्यावरण तंत्र भी बिगड़ेगा, इसीलिए भी ये योजना का विरोध हुआ। और इसके अलावा तमिलनाडु राज्य, देखिए ये तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य के जो मछुआरे हैं, बहुत सारे मछुआरों का जीवन यहीं पर है क्योंकि उनकी आजीविका का साधन यही है। तमिलनाडु की सरकार भी इस योजना के विरोध में सुप्रीम कोर्ट गई कि इस ब्रिज को तोड़ने से कई सारे मछुआरों की आजीविका का प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। और इन सब बातों को लेकर यह परियोजना अभी तक अधर में लटकी हुई है। यह बात अलग है कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद नितिन गडकरी जी ने हलफनामे में यह कहा कि हम सेतु समुद्रम परियोजना को लागू तो करेंगे, मगर ये जो राम सेतु है, राम जी का या आदम का पुल है, इसको बिना तोड़े इसका कोई और ऑप्शन निकालेंगे और इस परियोजना को हम पूरा लागू करेंगे। तो यह है आपकी सेतु समुद्रम परियोजना जो आज भी पूरी नहीं हुई
होगी, ये सेतु समुद्रम का बहुत पहले विचार आया था, अल्फ्रेड टेलर नाम के व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की थी। बात करते हैं भारत के दूसरे समुद्री पड़ोसी की, मतलब श्रीलंका के बाद यदि दूसरा पड़ोसी देखें तो कौन है? हमारा दूसरा पड़ोसी है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया कहां है जरा देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया अंडमान निकोबार, अंडमान अंडमान अंडमान, ये लाइन खींच दी, निकोबार निकोबार निकोबार। ध्यान से देखिए, निकोबार का सबसे लास्ट वाला जो द्वीप है ये मैंने बना दिया, निकोबार का सबसे लास्ट वाला द्वीप, इसी का नाम है ग्रेट निकोबार। आपको पिछली क्लास में याद होगा, भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी पर है, ग्रेट निकोबार पर है। तो ये ग्रेट निकोबार के बाद भारत समाप्त हो गया। आप देखिए, अब यहां पर एक नाम दे रहा हूं, इसका नाम है ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल है, इसको याद रखेंगे, महान चैनल भी बोलते हैं। इसके नीचे जाएंगे तो एक देश आ गया इंडोनेशिया। कौन सा आ गया? इंडोनेशिया। ये बना दिए इंडोनेशिया जो कि इक्वेटर पर है। ये इंडोनेशिया, ये देखिए, ये अंडमान निकोबार है, मतलब ये भारत है, और ये ग्रेट चैनल आ गया। उसके बाद कौन है? इंडोनेशिया। तो मैं सीधा पूछूंगा, भारत को इंडोनेशिया से कौन अलग करता है? तो आप बोलेंगे ग्रेट चैनल। और अच्छे से देखना है तो ग्रेट चैनल में यहां देखिए, ये द्वीप बना रहा हूं, इसका नाम लिख रहा हूं सुमात्रा। ये इंडोनेशिया का एक सुमात्रा द्वीप है, कई सारे द्वीप है, बाली, सुमात्रा, जावा, तो ये सुमात्रा द्वीप है। आपसे पूछेगा ग्रेट चैनल किसको अलग करता है, तो आप अच्छे से बताएंगे इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को। और भारत में क्या है, ये क्या बताया मैंने, इसका नाम बताया मैंने बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार बोलते हैं, बड़ा निकोबार। तो आप बोल सकते हैं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग कौन करता है? ग्रेट चैनल। इसी को महान चैनल बोलते हैं। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि भारत और इंडोनेशिया काय से अलग होते हैं, आपका उत्तर आएगा ग्रेट चैनल से अलग होते हैं। ये होगा दो पड़ोसी, श्रीलंका और इंडोनेशिया। अब बात करते हैं म्यांमार की। जरा म्यांमार को देखिए, इसके ऊपर आपको मालूम है म्यांमार हमारा ऐसा पड़ोसी था जो स्थल में भी है और समुद्र में भी है। इधर आके देखिए, मैंने आपको बताया था ये म्यांमार है, ये देखिए, मगर यहां पर मेरी उंगली रखी, पेन रखा है, यहां पर म्यांमार कंप्लीट हो गया, इसके बाद समुद्र आ गया। ध्यान देना, समुद्र आने के बाद ये मैं कुछ द्वीप बना रहा हूं, ये आपको दिख रहा होगा, ये द्वीप बनाए। अब ये पानी में द्वीप है, ये आपका नहीं है, ये म्यांमार का ही द्वीप है। ध्यान रखेंगे, म्यांमार भले यहां खत्म हो गया है, मगर म्यांमार के कुछ आइलैंड्स हैं जो पानी में हैं। आप देखिए, इसके बाद एक लाइन खींच रहा हूं, ये लाइन खींच दी, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये ग्रेट चैनल है, वैसे ये जो लाइन खींची इसको कोको चैनल बोलते हैं, कोको जलमार्ग। ध्यान देंगे, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस जलमार्ग के ऊपर जो मैं द्वीप बता रहा हूं, ये म्यांमार के द्वीप है और इसमें कई द्वीप हैं। इसका नाम है कोको द्वीप समूह, कोको। तो क्या क्या याद रखेंगे, ये म्यांमार के द्वीप बना दिए सर ने, पानी में पड़े हुए हैं। नाम क्या दे रहे हैं सर इसका? कोको। कोको के बाद क्या आया? आप बोलेंगे सर कोको जलमार्ग आ गया, कोको जलमार्ग, जलमार्ग। अब इसके बाद क्या आएगा आप समझ सकते हैं, इसके बाद अंडमान निकोबार आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये आ गया आपका अंडमान निकोबार। तो कोको जलमार्ग किससे किससे अलग करता है? कोको द्वीप समूह को अंडमान से अलग करता है। या तो ये बोलिए, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोको जलमार्ग के द्वारा भारत और म्यांमार समुद्र में अलग होते हैं। म्यांमार हमारा स्थल में भी पड़ोसी है और म्यांमार हमारा समुद्र में भी पड़ोसी है। तो ध्यान से देखिए, ये रहा कोको जलमार्ग, ये रहा ये कोको द्वीप समूह, ये कोको जलमार्ग। अब ये अंडमान निकोबार है। देखिए अंडमान में सबसे ऊपर ये लिख दिया लैंडफॉल, लैंडफॉल द्वीप है। अभी हम अंडमान निकोबार अगले टॉपिक में पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी इतना कि म्यांमार है, म्यांमार का कोको द्वीप है, उसके बाद कोको जलमार्ग है, फिर अंडमान शुरू होता है। और अंडमान का पहला द्वीप कौन सा था? लैंडफॉल। लैंडफॉल अंडमान का सबसे नॉर्थ का द्वीप है। तो हम बोल सकते हैं म्यांमार और भारत को कौन अलग करेगा? कोको जलमार्ग। फिर आगे चलिए, यहां पर मैंने क्या बताया था? यहां पे मैंने बताया था अंडमान का सबसे नीचे वाला द्वीप आएगा। तो यहां पर आपको याद हो लिटिल अंडमान है। और निकोबार का सबसे ऊपर क्या बताया था? कार निकोबार। और ये हो गई 10 डिग्री की लाइन। जमाइए, ये कोको जलमार्ग, फिर ये अंडमान, फिर ये 10 डिग्री, फिर ये निकोबार। निकोबार का सबसे लास्ट में कौन सा? बड़ा निकोबार। फिर क्या आया? ग्रेट चैनल। और ग्रेट चैनल के बाद आ गया सुमात्रा यानी इंडोनेशिया। ये हमारे 3 पड़ोसी हो गए, एक श्रीलंका, एक इंडोनेशिया, एक म्यांमार। अब आगे बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। 8 डिग्री पढ़ा, 9 डिग्री पढ़ा, 10 डिग्री पढ़ा, कोको जलमार्ग यानी कोको स्टेट पढ़ा, ग्रेट चैनल पढ़ा, ग्रेट चैनल पढ़ा, और क्या पढ़ा हमने? पाक जल संधि। एक बार वापस से रिवाइज करिए। 8 डिग्री में क्या आएगा? मामी। मामी का मतलब समझते हो? मालदीव से मिनिकाय। मालदीव एक देश है, तो ऐसा भी पूछ सकता है इंडिया को मालदीव से कौन अलग करेगा? तो आप बोलेंगे 8 डिग्री। 9 डिग्री का मतलब है मिल 9 डिग्री का मतलब है मिल यानी मिनी काय से लक्षद्वीप। और 10 डिग्री का मतलब है काली। आपको मालूम है काली मतलब कार निकोबार से लिटिल अंडमान। वो पूछेगा भारत और म्यांमार किससे अलग होंगे? आप बोलेंगे कोको स्टेट। कोको जलमार्ग द्वारा भारत और म्यांमार समुद्र में अलग होते हैं। इसके बाद ग्रेट चैनल द्वारा भारत और इंडोनेशिया समुद्र में अलग होते हैं, भारत और इंडोनेशिया। और उसके बाद पाक जल संधि। पाक जल संधि जब आएगी तो आप बोलेंगे भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है पाक जल संधि। ये हो गई
समुद्री पड़ोसियों की बात। अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र जो हमने आजादी के बाद विदेशी शक्तियों से लिए हैं, जिनमें मुख्य रूप से है गोवा। तो शुरू करते हैं, पुर्तगालियों से कौन कौन सा क्षेत्र लिया है। तो 3 क्षेत्र आपको याद रखना है, एक का नाम दादर नागर हवेली, एक का नाम दमन दीव। इन दोनों को अभी मोदी जी ने एक कर दिया है, दादर नागर और दमन दीव को मोदी जी ने मर्ज कर दिया है 2000। और एक है गोवा, मुख्य रूप से गोवा देखना है। ये 3 क्षेत्र पुर्तगालियों के पास थे। पुर्तगालियों के बारे में हम आपको इतिहास में पढ़ाएंगे कि पुर्तगाली आए थे सबसे पहले मतलब अंग्रेज फ्रेंच सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा आया था और सबसे आखिरी में गए 1961 में। तो आप बोल सकते हैं 1498 सबसे पहले आए थे, सबसे बाद में गए हैं। सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए हैं कौन? पुर्तगाली। और ये जो क्षेत्र दिख रहा है दादर नगर हवेली, केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव और गोवा, तीनों पुर्तगालियों के पास था। इसमें मुख्य रूप से आपको गोवा याद रखना पड़ता है। गोवा 1961, 19 दिसंबर 1961, इसको याद रखेंगे। 19 दिसंबर 1961 को गोवा आजाद हुआ और गोवा भारत में आया। क्वेश्चन पूछता है गोवा भारत में कब आया? आप बोलेंगे 19 दिसंबर 1961। और इस 19 दिसंबर की तारीख को आप भूलेंगे नहीं, इसी को बोलते हैं गोवा मुक्ति दिवस। क्या बोलते हैं? गोवा मुक्ति दिवस, क्योंकि इस दिन गोवा मुक्त हो गया था। मगर जब गोवा भारत में 1961 में आया, आगे चलकर ध्यान देना, आगे चलकर 1987 में 56वां संशोधन किया। 1987 में 56 नंबर का संशोधन किया संविधान में और इस गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। ये भारत का 25वां राज्य बना। मतलब ये है कि भारत में गोवा आया था 1961 में, मगर राज्य बना है 1987 में। मतलब गोवा जब शुरू में आया था तो उसको यूनियन टेरिटरी बनाया था और यह विचार था कि इसको महाराष्ट्र में रखेंगे, मगर गोवा ने मना कर दिया। तो अंततः गोवा को 1987 में राज्य बनाया गया। अब आपको याद क्या रखना है? गोवा की आजादी के लिए एक व्यक्ति का नाम आगे आता है जो कई बार उसके लिए जेल भी गए, वो है महान राम मनोहर लोहिया। क्या नाम है इनका? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया को आप नहीं भूल सकते। और गोवा की मुक्ति के लिए जो दल है उसका नाम याद रखें, गोमांतक दल। गोमांतक दल जिसने गोवा की मुक्ति के लिए काफी प्रयास किए हैं और इन्हीं के प्रयासों से गोवा मुक्त हुआ है। और यह भी याद रखना जरूरी कि जो दादर नागर हवेली है ये गोवा से बहुत पहले ही आ गया था। तो लिख देते हैं दादर नागर तो 1954 में ही आ गया था, मगर ये भारत में पूरी तरह शामिल नहीं हुआ था। ये गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था दादर नागर, मगर भारत में शामिल होगा 1961 में। 1961 में याद रखेंगे गोवा भी 19 दिसंबर 1961 में। और ये है 11 अगस्त 1961। 11 अगस्त 1961 से दादर नागर भारत में आया है। मगर आपसे पूछता पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था? तो बहुत पहले 1954 में मुक्त हो गया था। और ये जो समय बीच का है, इस बीच में वहां जनता का शासन चलता था, भारतीय संघ में उसको शामिल नहीं किया था। और गोवा की तारीख याद रखेंगे 19 दिसंबर 1961, बहुत पहले 1510 का समय याद रखेंगे। ये 1510 का ही वर्ष है जब पहली बार पुर्तगालियों ने गोवा छीना था। बीजापुर के महाराज थे आदिल शाह। बीजापुर के महाराज आदिल शाह से गोवा लिया गया था। बीजापुर के महाराज आदिल शाह, वो पूछ लेता है कई बार, ये सब हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको। बीजापुर के महाराज आदिल शाह से 1510 में गोवा लिया और आगे चल के पुर्तगालियों का गवर्नर जनरल था नुनो दा कुन्हा। नुनो दा कुन्हा ने इसको अपनी राजधानी बनाया और जब से ही गोवा पुर्तगालियों के पास था। और आखिरी में हमारे पास लास्ट में 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत में आया और 1987 में गोवा भारत का 56वां राज्य बना। तो ये होगा दादर नागर, दमन दीव और गोवा जो कि पुर्तगालियों से लिए हैं। ध्यान रखेंगे इसमें 54 लगाएंगे पुर्तगालियों से मुक्त होना और इसमें इन दोनों में लगाएंगे 1961। अब बात करते हैं फ्रांसीसियों की, क्योंकि फ्रांसीसियों के पास भी हमारे कुछ क्षेत्र थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर वो एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पांडिचेरी। तो लिख देते हैं, एक का नाम चंद्रनगर है, एक का नाम माहे है, एक का नाम यनाम है, यनाम, एक का नाम है केरिकल, पांडिचेरी। ये जितने भी क्षेत्र लिखे हैं ये सब फ्रांसीसियों के पास थे, जो कि हमने 1 नवंबर 1954 को लिए। याद रखेंगे गोवा के लिए 1961 और ये फ्रांसीसियों से लेने वाला 1 नवंबर 1954। इसी तारीख को 2 साल बाद आपके मध्य प्रदेश की स्थापना होती है 1 नवंबर 56 को। तो वैसे भी याद रहेगा 1 नवंबर 1954 को माहे, यनाम, केरिकल और पांडिचेरी ये 4 क्षेत्र लिए। इसकी बात अलग है, ये पहले ही 1949 में लिया जा चुका था। तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे हमने पुर्तगालियों में बताया दादर नागर पहले ही, वैसे ही यहां पर फ्रांसीसियों में चंद्रनगर पहले ही और बाकी सब एक साथ 1954 में। अब ध्यान क्या रखना है, ये सब मिलकर एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज भी इसका नाम है पांडिचेरी, नया नाम है पुदुचेरी। अब पूछता क्या है आपके एग्जाम में, ये भी पांडिचेरी है, ये भी सब पांडिचेरी के ही पार्ट है बेटा। पर्टिकुलर पांडिचेरी कहां है? देखिए पर्टिकुलर पांडिचेरी ये रहा, ये तमिलनाडु में पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। मगर पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कई सारे जिले हैं और वो
अलग अलग राज्यों में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो माहे है, माहे किसका जिला है? ये पांडिचेरी का ही जिला है, जो कि यहाँ केरल में लगता है। मतलब इसका एक पांडिचेरी, मेन पांडिचेरी तमिलनाडु में है, मगर इसका एक जिला केरल में लगता है। कौन सा लगता है? माहे। तो लिख देते हैं माहे लगेगा केरल में। फिर पूछेगा यनाम कहाँ है? तो यनाम भी पांडिचेरी का ही पार्ट है, मगर वो किसी तीसरे राज्य में लगेगा। तो वो लगेगा, ये रहा यनाम, ये आंध्र प्रदेश में लगेगा। तो वेरी गुड, ये आंध्र प्रदेश ध्यान रखेंगे। माहे लगेगा केरल में, यनाम लगेगा आंध्र प्रदेश में, और केरिकल और पांडिचेरी तो तमिलनाडु में है। तो ये कई बार पूछ लेता है, क्योंकि ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3-3 राज्यों में लग रहा है। तो आपसे पूछा जाता है माहे कहाँ है, यनाम कहाँ है? माहे इसका केरल में है, यनाम इसका आंध्र प्रदेश में है, और पांडिचेरी केरिकल इसके कहाँ है? तमिलनाडु में। ये हो गई फ्रांसीसियों से। फ्रांसीसियों से कुल मिलाकर 515 किलोमीटर, 515 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र लिया है। पुर्तगालियों का नहीं बताया, पुर्तगालियों से हमने कितना लिया है? 3679 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमने पुर्तगालियों से लिया है। आप देख चुके हैं, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये हो गए पुर्तगालियों से लिए हुए क्षेत्र। ये हो गया फ्रांसीसियों से लिए हुए क्षेत्र, जो आजादी के बाद लिए। पुर्तगालियों से 1961 में मुख्य रूप से, और फ्रांसीसियों से 1954 में मेन रूप से। और ध्यान रखेंगे, गोवा को आजाद कराने के लिए जब भारत की सेना गई थी, और भारत की सेना का ऑपरेशन विजय याद रखेंगे, वो पूछेगा गोवा मुक्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को भारत से, पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया और भारत में शामिल किया गया। तो ये हो गई आज की क्लास, जिसमें हमने समुद्री पड़ोसियों के बारे में देखा, पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों से लिए हुए क्षेत्र देखे। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।